हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलैरिटी इस चैप्टर में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ एक दो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लेता हूँ। एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो देखो, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? जो रिएक्शंस एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं जो कि एक ही स्टेप में हो जाती हैं रिएक्शंस। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जो कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में ख़त्म होती हैं। ठीक, तो व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस गिव्स अस द प्रोडक्ट्स, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब जैसे दिख रहा है कि ये एक ही स्टेप में हो रही होगी, पर ये एक स्टेप में नहीं हो रही है। सबसे पहले ये होता है और फिर ये होता है। तो हम एक ओवरऑल रिएक्शन फिर लिखते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है। तो देखो क्या होता है इसमें। यहाँ देखो, सबसे पहले H2O2 आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है जो कि यहाँ कैटलिस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे उसने ये प्रोडक्ट बनाए। फिर क्या होता है, जो आईओ नेगेटिव यहाँ बनाना, वो H2O2 के साथ रिएक्ट करता है और फिर ये प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो देखो यहाँ पे आई नेगेटिव रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, रिएक्टेंट बना, फिर वो प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। ख़त्म इसका किस्सा। ठीक, अब आईओ नेगेटिव यहाँ बना था और यहाँ इसने दोबारा ले लिया, तो इसका किस्सा भी ख़त्म। एक बार बना फिर लिया, इसका किस्सा भी ख़त्म। तो अब हमारे पास क्या क्या बचे देखो, H2O2 H2O2, तो 2H2O2। ठीक, H2O और H2O, 2H2O, और फिर ये O2। समझ में आ गई इतनी बात? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ये होती हैं। और देखो, अपने आप में ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये भी अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसीलिए लिखा है अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, जिसको हम मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस बहुत ही रेयर होती हैं। इस चीज़ को, इस पॉइंट को दिमाग में बिठा के रखना। सेकंड चीज़, हम मॉलिक्युलैरिटी पढ़ने वाले हैं, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम मॉलिक्युलैरिटी नहीं निकालते हैं। मॉलिक्युलैरिटी ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही निकलती है। समझ में आ गया? ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं, मॉलिक्युलैरिटी पे आते हैं। मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहले कोलिजन थ्योरी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोई भी रिएक्शन तब होगी, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट तब बनेंगे जब रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, तभी क्या होगी? वो रिएक्शन होगी। समझ में आ गया? तो देखो, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या है? कितने रिएक्टिंग स्पीसीज एक ही टाइम पे कोलाइड करते हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में। ठीक, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो समझ आया? एक ही टाइम पे कितने पार्टिकल्स या रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड कर रहे हैं, वही क्या होता है? उस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होता है। समझ में आया ये बात? तो देखो, अगर रिएक्टिंग स्पीसीज टू है तो इनके कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी होगी ना, होगी। ठीक है, तो देखो, अगर टू पार्टिकल्स हैं रिएक्टिंग स्पीसीज, अगर वो एक साथ कोलाइड होते हैं तो वो रिएक्शन एक ही स्टेप में ख़त्म होगी। जैसे कि ये जो ये एच आई है ना, ये दोनों पार्टिकल्स एच आई दो मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपस में एक साथ कोलाइड होके ये प्रोडक्ट दे देते हैं, तो ये एक ही स्टेप में ख़त्म होगी। तो इसको हम कहेंगे, इस रिएक्शन को बाई मॉलिकुलर। समझ में आया? क्योंकि टू रिएक्टिंग स्पीसीज है ना, और दोनों एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अब हमारा निकलेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखो क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ये एच आई है केवल यहाँ पे। अब देखो ऑर्डर क्या होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि क्या ऑर्डर क्या होगा। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर एक स्टेप में जो रिएक्शन ख़त्म हो रही है ना, मतलब एक स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है, तो फिर उसके लिए जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जो रिएक्टिंग स्पीसीज का होगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ? टू हो गया है। समझ में आई इतनी बात?
ओके, और मॉलिकुलैरिटी भी क्या हुई, 2 हुई, तो ये रिएक्शन फिर बाई मॉलिकुलर होगा। ओके, अब देखो यहाँ 3 रिएक्टिंग स्पीसीज हैं। देखो 2 की पॉसिबिलिटी भी थी, 3 की भी पॉसिबिलिटी होती है, पर 2 से कम होती है कि तीनों एक साथ कोलाइड कर दें, थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसी है, इसमें ये तीनों एक साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और ये बना देते हैं। तो अगर एक साथ कोलाइड करेंगे तीनों, जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे, तो वो रिएक्शन एक ही स्टेप में ख़त्म होगी। क्या कहा मैंने, एक ही स्टेप में ख़त्म होगी। तो ये रिएक्शन जो है वो है ट्राई मॉलिकुलर, ट्राई मॉलिकुलर। ठीक है, मॉलिकुलैरिटी कितनी हुई, 3 हुई ना, तो इसलिए ट्राई मॉलिकुलर। और फिर रेट क्या होगा इसका, रेट कांस्टेंट इनटू NO, ठीक, और जो ऑर्डर होगा NO का वो 2 होगा, और O2, O2 का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो ये फिर रेट हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। और देखो ये फर्स्ट वाली, इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है अमोनियम नाइट्राइट का। देखो इसमें कोलिजन तो कुछ हो नहीं रहा है ना, तो इसका केवल डिकम्पोजिशन हो रहा है। और ये रिएक्शन जो है ये 1 स्टेप में हो रही है। ऐसा नहीं है कि हर कोई रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है वो एक ही स्टेप में हो, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी हो सकती हैं। बट ये यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है एक। ठीक, तो फिर ये क्या होगा, यूनिमॉलिकुलर होगा ये रिएक्शन, और रेट क्या होगा, के रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2। ठीक है, ये हो गया, और ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मॉलिकुलैरिटी और जो ऑर्डर है वो सेम है। तो हर उसमें ऐसे ही देख रहे हैं आप, जो भी 1 स्टेप में हो रही है जो भी रिएक्शन, उसमें जो मॉलिकुलैरिटी है और जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिकुलैरिटी वो सेम है। ये तो समझ में आ गया होगा ना। तो देखो देखो 3 रिएक्टिंग स्पीसीज भी उसकी पॉसिबिलिटी थी उनके कोलाइड होने की, पर अगर 4 पार्टिकल्स हो तो इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी आपस में एक साथ कोलाइड करने की। और 5 हो 6 हो तो फिर तो ना के बराबर होगी। ठीक, एक चीज़ मैंने ये कहा था कि एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ही रेयर होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 रिएक्टिंग स्पीसीज हैं तो 1 ही स्टेप में होगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बहुत कम होता है। और 3 भी हो जैसे यहाँ पे था, तो फिर भी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप में वो हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। कुछ कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक, अब देखो जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, KClO3 + 6, ये NCERT में भी है, FeSO4 + 3H2SO4 ये है। ठीक है, देखो क्या इस रिएक्शन का ऑर्डर 6 + 3 + 1 10 होगा? क्या इसकी मॉलिकुलैरिटी 10 होगी? नहीं हो सकता। क्या 10 पार्टिकल्स आपस में एक साथ कोलाइड कर सकते हैं? इसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, मतलब इसमें आगे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी। ठीक है, वैसे 3 रिएक्टिंग स्पीसीज से ऊपर सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, मतलब 3 तक भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो सकती हैं या होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देखते हैं, उसमें मैकेनिज्म होते हैं वो देखते हैं। तो चलो देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, स्टार्टिंग में भी दिखाई थी ये रिएक्शन। इसकी मॉलिकुलैरिटी 2 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि H2O2 के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक साथ कोलाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी मॉलिकुलैरिटी 2 नहीं हो सकती, ये बाईमॉलिकुलर नहीं हो सकता। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो मॉलिकुलैरिटी होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आई रेट, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसकी ये 2 स्टेप्स हैं, किस स्टेप से रेट ऑफ द रिएक्शन पता चलेगा? जो स्टेप स्लो होगा, ये स्लो है और ये फास्ट है। ठीक, जो फास्ट होती है तो वो तो बहुत ही तेज़ी से निकल जाती है, जो रेट होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वो स्लो स्टेप होगा। ठीक, ये कैसे समझ आएगा? देखो
एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, उसमें पैडल्स बन रहे हैं, ब्रेक्स बन रहे हैं, हैंडल्स बन रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। ये 500 है, ये 500 मतलब पर डे में 500 बन रहे हैं, ठीक है। रेट क्या है? 500 का है। इसका रेट क्या है पर डे का? 300 पर डे बन रहे हैं, ये रेट है। इसका 50 है, हैंडल जो बन रहे हैं वो 50 बन रहे हैं, और बाकी पार्ट्स भी बन रहे हैं जो कि 50 से ज़्यादा है, पर डे 50 से ज़्यादा बन रहे हो पार्ट्स, ठीक। तो देखो पर डे में जो साइकिल बनने का रेट होगा वो क्या होगा? 50 होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो जो साइकिल बनने का जो रेट होगा पर डे का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम है, मतलब जो स्लोएस्ट बन रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो रेट डिटरमाइनिंग यहाँ पे कौन सा होगा? हैंडल्स होंगे। तो यहाँ पे भी ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो फिर रेट इज इक्वल टू क्या होगा? रेट कांस्टेंट इनटू H2O2 इनटू ये I नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन और H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया इतनी बात? यहाँ पे जो I नेगेटिव है ना, ये एल्कलाइन मीडियम से आ रहा है, और ये कैटलिस्ट है यहाँ पे, ठीक। तो कैटलिस्ट है, हमेशा कहते हैं कैटलिस्ट क्या करता है? रेट बढ़ाता है। तो इसीलिए जो रेट है वो कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक। देखो ओवरऑल रिएक्शन में कैटलिस्ट कहीं नहीं है, कैटलिस्ट होता ही नहीं है ओवरऑल रिएक्शन में, पर रेट में बिल्कुल है। ये बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक, तो रेट भी इंक्रीज होगा। ये समझ में आया? अब देखो ये चीज़ एक दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो NO2 प्लस CO ये रिएक्शन है, और इसमें बन रहा है CO2 प्लस NO। अब मैकेनिज्म देखो इसका, NO2 प्लस NO2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये बना रहा है NO प्लस NO3, ठीक। फिर क्या हो रहा है? NO3 प्लस जो ये NO3 बना ना, ठीक है, NO3 प्लस CO, ये वाला CO, ये इज इक्वल टू CO2 प्लस NO2। ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। देखो ये NO2 है, ये NO2 है, एक लिया था एक चले गया, ख़त्म बात, ठीक। दूसरी चीज़ NO3 बन रहा था, और NO3 यहाँ पे फिर से इसने ले लिया, तो ये भी फिनिश, ठीक। अब बचा क्या क्या? NO2, ठीक, और CO। तो NO2 प्लस CO, और फिर प्रोडक्ट क्या बनेंगे? NO प्लस CO2, ठीक है। तो CO2 प्लस NO ये हो गया। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? जो स्लो होगा, तो स्लो ये वाला होता है, ठीक। तो फिर रेट क्या होगा? इसको साफ कर लूँ। रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2, पावर कितना होगा, मतलब ऑर्डर कितना होगा? NO2, और ये भी NO2, तो यहाँ ये 2 होगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि ये खुद में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक। और NO2 का भी ऑर्डर क्या होगा? 2 ही होगा। कुछ कंक्लूजन्स हैं जो कि हमने अभी पढ़ा है, उसी के बेस पे। तो फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो देखो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ये आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कई बार उनके स्टेप्स पता नहीं चलते हैं। तो जो स्लो स्टेप होगा वो भी पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हम ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं वो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पहले, ठीक। और ये 0 भी हो सकता है, ये आपको पता है, और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। बट जो मॉलिकुलैरिटी है वो 0 नहीं हो सकता है, ये आपने देखा है, और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक। मतलब नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकता है, वो कोई इंटीजर होना चाहिए। सेकंड है ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस।
ये आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शंस में भी ऑर्डर निकाला जाता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी ऑर्डर निकाला जाता है। बट जो मॉलिकुलैरिटी है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिकुलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मायने नहीं है। ओके। थर्ड है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप एंड जनरली मॉलिकुलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। तो ये आपको पता ही है, बता ही दिया है, ठीक है। मॉलिकुलैरिटी देखो, जैसे ये स्लोएस्ट स्टेप है ना, तो इसकी मॉलिकुलैरिटी क्या होगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मॉलिकुलैरिटी क्या होगी, एक ये है और ये है, ठीक, दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो मॉलिकुलैरिटी कितनी हुई, 2, तो बाई मॉलिकुलर हो गया, ठीक। और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो भी 2 है, तो मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर दोनों सेम है, ठीक। तो वो ये कह रहा है। तो आगे समझ, तो आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू।